Welcome, my dear students, to the social science lecture. In this lecture, we are going to start with our third chapter of history, that is India's internal challenges. What kind of internal challenges faced by India since independence? तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कौन कौन से तरीके के इंटरनल चैलेंजेस आए और किस तरीके के इंटरनल चैलेंजेस इंडिया आज भी फेस करता है, उसके बारे में डिटेल दी गई है इस चैप्टर के अंदर. So my dear students, one by one we will understand what kind of the challenges were faced by our economy and our nation. In this chapter we are going to learn about some internal challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movement, issues of Northeast India, Naxalism, communalism and regionalism. अब ये सारे जो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. Hope you understand, my dear students, and one by one we will going to start this. First one, the unrest in पंजाब. पंजाब के अंदर एक बीच में मूवमेंट हुआ था जिसके कारण बहुत बड़ा फाइट हो गया था बिटवीन द पंजाबी पीपल्स एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वो रीज़न के वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद उसको कैसे सप्रेस किया गया, कौन से उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुए, उसके बारे में डिटेल दी गई है. अकाली दल वॉज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब. In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. अकाली दल ने कौन सा रिजोल्यूशन पास किया? आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन. एंड द फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड इन दिस रिजोल्यूशन दैट चंडीगढ़ शुड बी मेड अ part of Punjab. The Punjabi speaking parts in other states should be included in the states of Punjab. Recruitment of the people from Punjab in the Indian Army should be increased and more autonomy should be given to the states of Punjab. ये सारी डिमांड्स उन्होंने रखी. अकाली दल का कहना क्या था कि चंडीगढ़ को जो हरियाणा और पंजाब दोनों का पार्ट है उसमें से हटा के सिर्फ पंजाब को दे दिया जाए. उसके बाद जितने भी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ है पूरे इंडिया में या कहीं पे भी, उन सबको स्टेट्स ऑफ पंजाब में ऐड कर दिया जाए. और जो इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट है पंजाबी लोगों का वो भी इंक्रीज़ करो और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, यानी ज़्यादा पावर चाहिए स्टेट ऑफ पंजाब को. ऐसी डिमांड अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के अंदर रखी गई और ये डिमांड इंडियन गवर्नमेंट को कभी भी फुलफ़िल करने को मंजूर नहीं था. क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी देने से एक स्टेट के पावर को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने से ऑटोक्रेसी आ सकती है. इसके लिए यहाँ पे ये डिमांड्स क्या की गई? फुलफ़िल की गई नहीं. अकाली दल वॉल केम टू इन पावर इन 1977. देखो रिजोल्यूशन कब पास हुआ? 73 में, और 77 में अकाली दल एक बार पार्टी क्या हो गई? पावर में आ गई पंजाब के अंदर. वाइल टेकिंग चार्ज दे आस्क फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर फॉर पंजाब. वो लोगों ने क्या बोला कि जो सतलज रिवर का पानी आता है उसमें से ज़्यादा शेयर पंजाब यूज़ करेगा. एंड होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द ओल्ड डिमांड्स. पहले की डिमांड तो रखी प्लस दो डिमांड और ऐड कर दी कि रिवर वाटर भी ज़्यादा चाहिए पंजाब को, और दूसरा होली सिटी के नाम से अमृतसर को क्या कर दो, डिमांड होली सिटी के नाम से उसको फेमस कर दिया जाए, ऐसा स्टेटस देना है अमृतसर को. बट इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान. यहाँ तक तो ठीक था, गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं थी, छोटी छोटी डिमांड रख रहे, कोई बात नहीं, सोचेंगे इसके ऊपर. लेकिन 1980 में तो इन्होंने हद पार कर दी और इन्होंने बोला कि पंजाब को सेपरेट नेशन के नाम से, खालिस्तान के नाम से बनाया जाए. और ये चीज़ें पंजाब के उस अकाली दल को बहुत भारी पड़ी, जिसके लिए वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार करके, वहाँ पे ब्लैक थंडर करके वहाँ पे 2 ऑपरेशन बड़े किए गए. कैसे किए गए वो देखो यहाँ पे. In 1980, the movement for independent Khalistan took root in the Punjab. During this period, the leader of Akali Dal was Sant Harcharan Singh Longewal. तो उन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमारा जो रीजन है पंजाब को, उसको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन के नाम से, खालिस्तान नाम से कर दिया जाए और उसको इंडिया से अलग करना है. ये सारी चीज़ें सुनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को और ज़्यादा गुस्सा आने लग गया. उसके बाद ही यूज़ टू, जो हरचरण सिंह थे, संत हरचरण सिंह लोंगेवाल, ही यूज़ टू डायरेक्ट हिज एक्टिविस्ट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेस्ट. On the other side of the Golden Temple, armed followed started gathering around the staunch Khalistan supporter Sant जरनाल सिंह बिंद्रेवाल. ये जो थे उन्होंने क्या किया, एक तरफ ये क्या कर रहे थे, धरना देने का काम कर रहे थे. कौन? संत हरचरण सिंह. लेकिन दूसरी तरफ गोल्डन टेम्पल के दूसरी साइड है ना, आर्म फोर्सेस, यहाँ पे वेपन्स रख के अंदर से, वहाँ से आर्म फोर्सेस ला के वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हो चुके थे. कौन? संत जरनाल सिंह बिंद्रेवाल.
ड्यूरिंग दैट द पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटी हैज़ बिगन, भिंद्रेवाल वॉज अरेस्टेड। उस समय टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी समय गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, भिंद्रेवाल वॉज अरेस्टेड इन 1981 एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ अ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण। वो एक न्यूज़पेपर एडिटर थे जिनका मर्डर कर दिया था किसने, संत जरनाल सिंह लोंगेवाल ने, भिंद्रेवाल ने, जरनाल सिंह भिंद्रेवाल ने क्या कर दिया था, एक न्यूज़पेपर एडिटर को मार दिया था जिसके कारण उनको क्या कर दिया गया, अरेस्ट। और उस टाइम टेररिस्ट एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा पंजाब में, तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर एडिटर को मार दिया था, इसके लिए उनको अरेस्ट कर दिया गया। और उस टाइम टेररिस्ट एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा पंजाब में हो रही थी, उसका इम्पैक्ट इस ग्रुप पे भी पड़ने लग गया। लाला जगत नारायण was murdered, लाला जगत नारायण was murdered by भिंद्रेवाल। तो ये एग्जाम में याद रखना, डैश न्यूज़पेपर एडिटर was murdered by भिंद्रेवाल, तो आंसर क्या आएगा, लाला जगत नारायण। आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन was worst ड्यू टू दिस डेवलपमेंट प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन पंजाब इन 1983। जो अकाली दल की पार्टी आई थी उसको रिमूव करके वहाँ पे कौन सा रूल लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल। क्योंकि आपको मालूम रहेगा, अगर आपको बेसिक चीज़ें अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बता देता हूँ कि अगर कोई स्टेट में गवर्नमेंट बराबर वर्क ना कर पाए और उस समय में अगर इलेक्शन नहीं हो पाए तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, मतलब स्टेट शुड बी वर्क डायरेक्ट अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। Bhindrewal went to stay as a religious place called Akal Takht, and Bhindrewal follower captured the Golden Temple and start building the barricade of sandbags over there. The area looked like a fort and this greatly disturbed the peace in Punjab and it was a major challenge to Indian democracy। यहाँ पे क्या हो गया, भिंद्रेवाल जेल से भाग के कहाँ पहुँच गया, अकाल तख्त करके एक प्लेस थी वहाँ जाने लग गया। और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे जो उसको मानते थे, उन्होंने क्या किया, पूरे गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है ना, ऑन द किसके कहने पे, भिंद्रेवाल के कहने पे, यानी संत जरनाल सिंह भिंद्रेवाल के कहने पे उन्होंने क्या कर दिया, गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ पे सैंड के बैग्स रख के बैरिकेड्स बना दिए और पीछे से फायरिंग करने लग गए। तो जो गोल्डन टेम्पल एक पिलग्रिमेज प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, वो एक फोर्ट के जैसे वर्क करने लग गया इस ग्रुप के लिए। तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई पंजाब के अंदर और ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत खतरा बनने लग गया। तभी इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे मूवमेंट चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज एंट्रस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। ये मेन काम किसको दिया गया, मेजर कुलदीप सिंह को, जो भी एक खुद भी एक क्या थे, पंजाबी थे, कुलदीप सिंह बरार। तो उनको ये काम दिया गया, उनको क्या बोला गया कि यहाँ से जितने भी टेररिस्ट हैं उनको रिमूव करो और ये पिलग्रिमेज प्लेस को वापस से सेफ रखो, वापस से सेफ करो। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984, देखो 1983 में अरेस्ट, 1981 में अरेस्ट किया, 1983 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और 84 में मॉर्निंग में ये मिशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। 3 जून 1984 द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड एंड दी ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून। 3 दिन में ये ऑपरेशन क्या कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद अ ग्रेट रेस्ट्रेंट, यानी बहुत ही सावचेत तरीके से, यानी एकदम सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ वर्क किया ताकि किसी को, नॉर्मल पब्लिक को हार्म ना हो। एंड द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंद्रेवाल एंड अदर टेररिस्ट। जो भिंद्रेवाल भी अकाल तख्त करके एक प्लेस अंदर बना के बैठा था, मार दिया गया और उसके साथ जितने भी टेररिस्ट थे उन सभी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बट इन 1986 एन ऑपरेशन हैज टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट द टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर। फिर से 1986 में एक और ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आतंकवादी बच गए थे फिर से वहाँ पे सेम चीज़ें करने लग गए। इसके लिए 1986 में रिपीट वापस से एक अटैक करना पड़ा। इट वॉज कॉल्ड एन ऑपरेशन ब्लैक थंडर। पहले क्या नाम था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और अब क्या नाम है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिकअप अ मूवमेंट। उसके बाद टेररिस्ट वालों की जो चीज़ें थी वो पंजाब में बहुत कम होने लग गई और पीस मेंटेनिंग मूवमेंट जो है वो पंजाब में बहुत अच्छी तरीके से चलने लग गया। उसके बाद डू यू नो a military expedition take up with a particular objective is called operation. Operation Blue Star was the operation undertaken to evict the terrorist hiding in the Golden Temple. ये तो हमने अभी भी स्टडी किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का मेन मोटिव क्या था कि जो टेररिस्ट थे उसके अंदर उनको क्या करना है, रिमूव करना है, उनको वहाँ से बाहर निकालना है।
सेकेंड वन, इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो अभी ऐसा नहीं कि इंडिया में एक तरफ ही अटैक हो रहा था या इंडिया में कहीं और इश्यूज नहीं थे। इंडिया में ओवरऑल इंटरनल चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी। अलग अलग जगह पे बहुत से ऐसे स्मॉल स्मॉल मूवमेंट अराइज होने लग गए जो इंडियन की डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनने लग गए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सभी के साथ बड़ी बोलते ना एक टैक्टिक्स के था, एक टेक्निक के साथ क्या किया, फाइट किया और सारे मूवमेंट को क्या कर दिया, सप्रेस। बट आज भी कुछ ऐसे मूवमेंट है जैसे नक्सलाइट हो, कम्युनलिज्म हो, ये मूवमेंट आज भी कभी कभार अराइज हो जाते हैं जिसके कारण इंडियन डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, अभी इश्यूज़ क्या हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स, टोटल देवर 7 सिस्टर्स, है ना, लेकिन उसका एक भाई है सिक्किम करके। 7 सिस्टर्स प्लस 1, तो नॉर्थ ईस्ट पूरा किसको हम बोलते हैं, टोटल 8 स्टेट्स को। विच वन द 8 स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये टोटल कितने स्टेट्स हो गए आपके, 8 स्टेट्स है। और इन 8 स्टेट्स को मिलके क्या बनता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप मैप पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा इस तरीके से अगर आपको दिखाई देगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वी शेप इंडिया हो गया, फिर यहाँ से ऐसा करके ये जो पार्ट दिख रहा है और यहाँ पे एक आपको एक स्मॉल सा यहाँ पे आपको एक दिखता है सिक्किम, और ये जो जितना पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। तो ध्यान से देखना वापस से मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो पार्ट है पीडीएफ लिखा हुआ ना, इसके आसपास का जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट जो होता है ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेराइंग एक्सटेंट्स। जितने भी स्टेट्स हैं सबको इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है अलग अलग नेशंस का। कैसे, द स्टेट्स आर डिफरेंटली विद रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पे सारे 8 के 8 स्टेट्स है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबके बोलने के तरीके अलग अलग है, एक्सेंट्स अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, इवन द कल्चरल डाइवर्सिटी है नहीं। फेस्टिवल्स भी वहाँ पे 8 स्टेट्स है तो 8 के 8 अलग अलग फेस्टिवल है, 8 अलग अलग लैंग्वेज। आसाम में आसामीज़, मेघालय में मेघालय की ओन लैंग्वेज है, मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज है, मिजोरम में मिजोरी लैंग्वेज है, नागालैंड में नागौरी लैंग्वेज है वहाँ पे, सिक्किम ऐसा अलग अलग, त्रिपुरा में त्रिपुरी चलती, अलग अलग लैंग्वेजेस जो है पर्टिकुलर स्टेट्स की वो वहाँ पे डिफरेंट है। इसके लिए यहाँ पे दोनों सबको जो मर्जर किया गया था ये उनको पसंद नहीं आया, इसके लिए सबने अपने इंडिपेंडेंट के लिए अलग अलग फाइट लड़ी। कैसे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, took the lead in the bringing the tribes living in this area into the mainstreams of the country। पहले इनको क्या बोलते थे, कोई गिनता ही नहीं था कि इंडिया में पार्ट है कि नहीं, क्योंकि इनकी जो शक्ल है यानी इनके जो फेस एक्सेंट्स है, दे आर मोस्टली क्लोज टू दी चाइनीज़ पीपल एंड नेपाली पीपल। तो इंडिया में इतना इन लोग को ज़्यादा पहले इंडिपेंडेंट के पहले इतना सपोर्टिव थे नहीं। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या बोला कि इनको भी हमें मेन स्ट्रीम यानी इंडिया के पॉलिटिक्स और इंडिया की इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए इनको भी सहयोग देना चाहिए, ताकि इसके वजह से भी इंडिया को प्रोग्रेस हो सकती है। तो ये चीज़ किसने आइडिया लगाया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। इन 1954 he formed the North East Frontier Agency (NEFA). Area comprises of the territories of the Sino-Indian borders and the tribal areas towards the north of Assam। पूरे जितने भी बॉर्डर से लेके यानी साइनो इंडियन मतलब क्या, चाइना और इंडिया की बॉर्डर के आसपास के जितने भी स्टेट्स थे उन सारे स्टेट्स को मिला के एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, निफा। Nehru took the position of bringing about the developments of hundreds of tribes in this part while preserving their culture। और उन सारी ट्राइब्स को शेड्यूल 6 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया, राइट्स दी गई, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर उनको एडअप किया गया, जिसके कारण उनको वर्क, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स हर जगह पर रिजर्वेशन की बेनिफिट्स मिलने लग गई। Special provisions has been made with respect to these areas in the 6th schedule of the Indian Constitution। In 1965, the responsibility of administrating this area was given to the Ministry of External Affairs। अब देखो Ministry of External Affairs यानी क्योंकि बॉर्डर के रिलेशंस में वर्क करना पड़ता है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को जो देखते हैं उनको वर्क दिया गया कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को आपको देखना है और यहाँ पे कुछ भी इंटरनेशनल बाउंड्री पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसकी देखभाल भी यही मिनिस्ट्री को करनी है। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
The Northeastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding the aspects of common interest in economic and social sphere, interstate transport, electricity, flood control, etc. इन सारी चीज़ों पे क्या किया गया, सपोर्ट। तो उस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क क्या था कि ये सजेस्ट करना कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में किस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ का डेवलपमेंट हमें वहाँ करना चाहिए। इसके लिए स्पेशली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। अंडरस्टूड प्रॉपरली? नाउ in the next class we are going to study the Mizoram. Okay, फर्स्ट वन। अब जैसे स्टार्ट करने के पहले मेन मेजर इशू जो था वो हमने स्टडी कर लिया, नेफा के बारे में क्या था, कैसे हमने इस पर स्टडी किया। तो एक एक पर्टिकुलर स्टेट करके, इंडिपेंडेंस ऑफ मिजोरम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नक्सलाइट मूवमेंट और कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।